हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसोतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी यानी ई वर्ल्ड एकेडमी हापुड़ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? हिंदी वर्णमाला के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये हिंदी वर्ड का मतलब क्या होता है, हिंदी शब्द का मतलब क्या होता है। किन लोगों ने इस हिंदी शब्द को दिया? जो अरबी भाषी थे, जो UAE यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात यानी संयुक्त अरब अमीरात के जो लोग थे, उन्होंने हिंदी शब्द को दिया। क्यों दिया? सिंधु को हिंदू उन्होंने कहा। ये मैं ऑलरेडी पहली वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात करते हैं वर्णमाला की। तो वर्णमाला क्या है, इस वर्णमाला को समझ लीजिएगा। सबसे पहले वर्णमाला को समझने के लिए हमें वर्ण क्या होता है इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए दोस्तों, वर्ण की अगर बात करें तो वर्ण का मतलब होता है ध्वनि। वर्ण का क्या मतलब होता है दोस्तों? ध्वनि से लगाया जाता है, यानी मुख से निकली हर एक आवाज़ क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। ठीक है, ध्वनि कहलाती है। और ध्वनि सबसे छोटी इकाई होती है। यह है हिंदी भाषा की, यह हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है जी, छोटी इकाई होती है, ये होती है सबसे छोटी इकाई। क्लियर है? अब एक यहाँ से अगली बात मैं क्या आपके लिए बता सकता हूँ, यानी आप समझ में आया कि सर वर्ण क्या होता है। वर्ण का मतलब होता है ध्वनि, और ध्वनि का मतलब हिंदी भाषा में सबसे छोटी इकाई ध्वनि को कहा जाता है। तो यानी ऐसे ही वर्णों की माला, यानी क्रमबद्ध तरीके से अगर इन वर्णों को रखा जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। जिस प्रकार से मोतियों को एक क्रमबद्ध तरीके से एक धागे के सहारे से उसको बुना जाता है और ये उसको बढ़ाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से हिंदी भाषा को भी, हिंदी भाषा में जो वर्ण होते हैं उनको किसी निश्चित नियम अनुसार, नियमों में पिरोकर उनको एक क्रम दिया जाता है, जिसको कहा जाता है क्या? वर्णमाला। ठीक है भाई, यहाँ तक की कहानी आप लोग क्लियर होगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं वर्णमाला में कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनको हमें पढ़ना अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ वर्णमाला की। तो वर्णमाला के ही बारे में बात करेंगे, ज़्यादा अधिकतम बात नहीं करेंगे। क्लियर है? देखिए वर्णमाला हमें दो प्रकार के वर्ण पढ़ने पड़ेंगे। दो प्रकार के वर्ण पढ़ने होते हैं। एक आपका स्वर होता है, एक आपका स्वर होता है, दूसरे होते हैं आपके व्यंजन। कुछ हमारे इसमें स्वर होते हैं, कुछ हमारे व्यंजन होते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, सर स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं? देखिए अगर हम स्वर की बात करें तो स्वर वो वर्ण होते हैं, स्वर वो वर्ण होते हैं जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से, अन्य वर्ण की सहायता से, किसकी सहायता से दोस्तों? बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हों, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। तो ये क्या है हमारे दोस्तों? ये है आपके स्वर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दूसरा क्या, व्यंजन क्या होते हैं? इनको, ये क्या होते हैं? इनको स्वरों की सहायता से, इनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है। इनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है। किसकी सहायता से बोला जाता है दोस्तों? किसकी सहायता से बोला जाता है? स्वरों की सहायता से बोला जाता है। आई होप कि आपको दोनों के बीच का जो अंतर है वो पता चल गया होगा कि सर स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि सर स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं? टोटल अगर वर्णमाला की बात करें तो वर्णमाला में कुल कितने वर्णों का जिक्र किया गया है, कुल कितने वर्णों का जिक्र किया गया है, वो हम कहीं ना कहीं स्वर और व्यंजन का बंटवारा जब हम करेंगे, इनका विभाजन करेंगे, इनका हम जो अलग अलग करेंगे तो हम उससे पहचान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की कहानी आपको अच्छी लगी होगी, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब स्वरों की बात करें। चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ। हम किसकी बात करते हैं दोस्तों? वर्ण की। किसकी बात कर रहे हैं? वर्ण की हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। वर्ण की हम लोग बात कर रहे हैं, और वर्ण हमारे दो प्रकार के हमें देखने को मिले। कौन कौन से? एक आपका स्वर हुआ, क्या हुआ दोस्तों? एक आपका स्वर देखने को मिला, और दूसरा आपका व्यंजन देखने को मिला। क्या देखने को मिला दोस्तों? दूसरा आपका व्यंजन देखने को मिला। संख्या की बात करें तो सर ये कितने होते हैं? संख्या की बात करें तो कितने होते हैं, ये आपका प्रश्न उठता है। देखिए इनकी संख्या 13 होती है और इनकी संख्या क्या होती है? 39 होती है। अब आप कहोगे कभी कभी इनकी संख्या आपको 10 देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी दोस्तों?
इनकी संख्या 10 देखने को मिलेगी और कभी कभी इनकी संख्या आपको 35 देखने को मिलेगी। आप यह सोच रहे होगे सर ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया कि कभी इनकी संख्या 13 होती है, कभी इनकी संख्या 10 होती है। बिल्कुल बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा, बिल्कुल इस वीडियो के अंत तक बने रहो, वो सारी बात बताऊंगा जो संशय आपके मन में चल रहे होंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, यानी अगर जब बात करें इनकी संख्या 13 कब होती है, इनकी संख्या 13 होती है जब इसको लिखित श्रेणी के अनुसार देखा जाए। किसमें? लिखित दृष्टिकोण से। लिखित दृष्टिकोण से अगर इनको देखा जाए तो हमारा क्या होगा? किसकी दृष्टिकोण से दोस्तों? लिखित दृष्टिकोण से। तो ये क्या होते हैं आपके? ये स्वर 13 होते हैं और व्यंजन हमारे 39 होते हैं। लेकिन जब अब इसको मतलब बोलने के आधार पर, उच्चारण के आधार पे, किसके आधार पे दोस्तों? उच्चारण के दृष्टिकोण से। उच्चारण के दृष्टिकोण से, आप सही से लिख देता हूँ, उच्चारण के दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो उच्चारण के दृष्टिकोण से जो हमारे स्वर होते हैं वो 10 होते हैं, स्वर हमारे 10 होते हैं और हमारे ये 35 होते हैं। अब आपको पता लग गया होगा सर जब हम लिखित दृष्टिकोण की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? लिखित दृष्टिकोण की। तो लिखित दृष्टिकोण से हमारे कितने वर्ण होने चाहिए सर? आपके वर्ण होने चाहिए 52। कितने होने चाहिए? कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 52 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम उच्चारण के दृष्टिकोण से देखें तो कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? आपकी हो जाएगी 45। कितनी हो जाएगी? 45 हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक दोस्तों? इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों होता है कि कहीं पर स्वर 10 होते हैं और कहीं पर स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? 13 पहुंच जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की ओर रुख करते हैं और मैं बताता हूँ आपको किसके बारे में? स्वर के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम स्वर को लेकर। ठीक है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं ये हम बात करेंगे। ठीक है, ये कब 10 होते हैं, कब ये होते हैं 13। चलिए सबसे पहले स्वरों को लिख लेते हैं। ये आपको देखा होगा ऐसे अनार वाला है, आ, ई, उ, औ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और ये। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ आपकी कुछ समझाने के दृष्टिकोण से। देखिए दोस्तों, ये कुल आपके जो हैं, ये सामने आपके क्या लिखे हुए हैं दोस्तों? सारे के सारे ये आपके स्वर लिखे हुए हैं। अब अगर आप इसकी संख्या की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों? संख्या की बात करें तो संख्या हमारी कितनी है इसकी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यानी कुल स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है दोस्तों? 13 मानी जाती है। अब आप ये कहोगे सर 10 किस आधार पे हैं? तो 10 जब हम बात करते हैं तो उच्चारण की दृष्टि से तो ये आपका हट जाता है। क्यों हट जाता है? ये कहीं ना कहीं इसका रूप धारण कौन कर लेता है? इसको व्यंजन इसका सहारा ले लेता है रे का। तो ये रे के साथ बोला जा सकता है, इसलिए इसको दूर कर लेते हैं। जब हम किसकी बात करते हैं? अंक की, तो ये अंक क्या होता है? कभी कभी इसका न जो वर्ण होता है इसको खत्म कर देता है, तो ये उच्चारण के दृष्टिकोण से नहीं यूज हो पाता, तो इसको हम निकाल देते हैं। ठीक है, ये आपका क्या होता है? अनुस्वर, मतलब ये विसर्ग है, तो विसर्ग में ये है के रूप में बोला जाता है। किसके रूप में? है के रूप में, यानी बोलते समय इसको अलग तरीके से नहीं बोला जाता। इसी कारण वंश आपके ये जो 3 वर्ण हैं, ये जो 3 वर्ण हैं, एक ये वाला वर्ण और आपका एक ये वाला वर्ण, ये तीनों वर्ण उच्चारण के दृष्टिकोण से गिनती में नहीं आते, जिस कारण वंश उच्चारण के दृष्टिकोण से स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों? स्वरों की संख्या हो जाती है हमारी 10। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं बिल्कुल विस्तार से और बिल्कुल शालीनतापूर्वक तरीके से आपके सामने वो सब बात रख रहा हूँ जो आपको जाननी बेहद जरूरी है। चलिए अब आपके सामने और कौन कौन सी समस्या आएंगी? आपसे पूछ लेता सर मूल स्वर कौन से होते हैं? क्या होते हैं सर? मूल स्वर कौन से होते हैं ये आप बताइएगा सर। बिल्कुल बताएंगे भी आपको मूल स्वर भी कौन से होते हैं। मूल स्वर कौन से होते हैं, मूल स्वर के बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं। देखिए अब आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जो स्वर होते हैं, यहाँ से मैं थोड़ा सा यहाँ तक पहुँच रहा हूँ, जो स्वर आपको देखने को मिलेंगे वो 3 प्रकार के देखने को मिलेंगे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब 3 प्रकार के कैसे दोस्तों? एक होते हैं ह्रस्व स्वर, एक होते हैं ह्रस्व स्वर, ठीक है। दूसरे ये आपकी मात्रा के, यानी मात्रा के अनुसार जो स्वरों का वर्गीकरण है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ह्रस्व स्वर और आपका
दूसरा हो जाता है आपका दीर्घ स्वर और तीसरा हो जाता है प्लुत स्वर। क्या हो जाता है दोस्तों? प्लुत स्वर। ठीक है भाई, आई होप कि आपको यहाँ तक की जो बातें हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये सब बातें आपको अच्छी लग रही होंगी और समझ में भी आ रही होगी। अब आप ये कहोगे सर जो हस्व स्वर है या मूल स्वर, इनको मूल स्वर भी कहते हैं, इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको मूल स्वर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं। क्यों मूल स्वर कहते हैं, इस बात को मैं आपको बताऊंगा कि मूल स्वर भी इनको क्यों कहा जाता है। चलिए जानते हैं दोस्तों मूल स्वर क्यों कहा जाता है। देखिए जैसे हमने देखा ए तो अपनी जगह निश्चित है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आ शब्द का निर्माण कहाँ से हुआ? आ वर्ण का, सॉरी शब्द का नहीं, आ वर्ण का निर्माण कहाँ से हुआ? इस ई वर्ण का निर्माण कहाँ से हुआ? इस उ वर्ण का निर्माण कहाँ से हुआ? और ये आगे के वर्णों का निर्माण कैसे हुआ, ये आपको बताना है। देखिए थोड़ा साइंटिफिक तरीके से, तकनीकी पूर्ण तरीके से सोचे। देखिए एक ए जमा ए बराबर हमने क्या बना दिया दोस्तों? आ बना दिया। ए जमा ए बराबर हमने क्या बना दिया दोस्तों? आ बना दिया। इसका मतलब एक्चुअल में जो वास्तविक तरीके से जो हमारा स्वर थे वो ए था। ए जमा ए बनकर जो बना वो मूल नहीं बना, मूल तो यही है, मूल तो यही है ए, बाकी जो बना ये हमारा संयुक्त स्वर हो गया। ये कौन सा हो गया दोस्तों? ये आपका संयुक्त स्वर कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? संयुक्त स्वर आपके ये कहलाएंगे। और कौन कौन से संयुक्त स्वर है देख लीजिएगा। जैसे सबसे पहले आपका निकल कर आया ई, तो ई जमा ई बराबर क्या बन जाता है आपका? बड़ी ई निकल कर आएगी आपकी। ठीक है, तो ये आपका कौन सा स्वर हुआ? ये भी आपका संयुक्त स्वर कहलाता है। आई होप कि आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। क्लियर है ना यहाँ तक दोस्तों? चलिए दोस्तों, यानी मूल स्वर हमारे ए है, ई है, और कौन कौन से हैं जो आपको बताऊँ। देखिए जैसे तीसरे नंबर पर आपको दिख रहा होगा, तीसरा नंबर, या चलो मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटा देता हूँ। देखिए तीसरा नंबर हो जाता है आपका ऊ। तो अगर एक छोटे ऊ को दूसरे छोटे ऊ के साथ जोड़ दिया जाए तो आपका बड़े ऊ का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? बड़े ऊ का निर्माण हो जाता है। अब आपने देखा सर मूल स्वर तो ये थे, यही तो निर्माण कर रहे हैं, यही तो मूल आधार हैं, यानी ये मूल स्वर हैं। तो ये आपका क्या कहलाया? आपका ये आपका संयुक्त स्वर कहलाएंगे। ये भी क्या है? ये संयुक्त स्वर है। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब चौथा स्वर कौन सा? ये जो है री, ये आपका जो है री, ये भी मूल स्वर में आता है। ये भी किस में आता है? मूल स्वर में। यानी एक बात हमें समझ में आई सर कि जो मूल स्वर होते हैं, ये जो मूल स्वर होते हैं ये कहीं ना कहीं क्या होते हैं? ये ए ई उ और री। तीसरा क्या हो जाता? यानी एक आपका हो जाएगा री। तो मूल स्वर कौन कौन से होंगे? एक तो ए हो गया, एक आपका छोटी ई हो गया, एक आपका छोटा ऊ हो गया, और एक आपका री हो गया। ये हो जाते हैं आपके दोस्तों क्या? मूल स्वर। क्या हो जाएंगे दोस्तों? ये मूल स्वर आपके बन जाएंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है ना क्यों है मूल स्वर? ये भी आपको बताऊंगा मैं। ठीक, ये चलो मैं आपकी इसको रफ कर देता हूँ। चलिए मूल स्वर क्यों होते हैं मैं आपको बता चुका हूं। अब दोस्तों एक बात और, इन शब्दों का इनका निर्माण कैसे हुआ? इनका निर्माण कैसे हुआ? इनका निर्माण कैसे हुआ? क्या ये वाकई मूल स्वर हैं? ये मूल स्वर क्यों नहीं है? ये संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त स्वर क्यों है? बात को समझने का प्रयास करें। ये संयुक्त स्वर ही क्यों है? देखिए जब हम बात करते हैं, हमने यहाँ तक का तो क्लियर कर लिया, ये कैसे बना, ये कैसे बना और ये वाला कैसे बना। लेकिन दोस्तों जब बात करते हैं इस ए की, ए कैसे बनता? तो ए की जब हम बात करते हैं तो ए में बनता है ए जमा ई, ए जमा ई, यानी ए और ई का मिलन कर रहे हैं। ए और ई को मिश्रित करने के बाद हमारा ए मतलब ए निकल कर आता है। ठीक है, अब इसकी बात करें दोस्तों तो इसको कह सकते हैं ए जमा बड़ी ई, कह सकते हो उसको बड़ी ई, या तो आप बड़ी ई कह दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़ी ई बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो ई प्लस ई, दो ई कह सकते हो, या इनकी जगह सीधा आप एक बड़ी ई का प्रयोग कर सकते हो। इस तरह से आपका किसका निर्माण हो रहा है दोस्तों? आए मतलब दो। ठीक है, अब समझने की बात आए, ये आपको क्लियर होगा यहाँ तक। अब ये ओ का निर्माण कैसे हुआ? ओ का ए जमा औ, ए जमा उ, तो बराबर क्या बनता है दोस्तों? ये ओ बन जाता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं आओ, किसकी? आओ, तो आओ मतलब ए जमा बड़ाऊ, तो क्या बन जाएगा दोस्तों? अव बन जाएगा। अंग क्या है? अंग एक अनुस्वर है, मतलब एक विसर्ग है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की सारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। आपको पता लग रहा होगा कि सर कि कैसे कैसे इनका बंटवारा हुआ, किस तरीके से इनका बंटवारा हुआ। ठीक,
अब एक बात और महत्वपूर्ण आपके लिए जानकारी के लिए बताओ, दीर्घ स्वर क्या होते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, देखिए मात्रा के दृष्टिकोण से जिनके बोलने में कम समय लगे, जिनके बोलने में कम समय लगे उनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, ह्रस्व स्वर। जैसे ए ई उ री, ए ई उ री, ए ई उ री, ये क्या मतलब बहुत कम समय लग रहा है, बहुत कम समय लग रहा है। लेकिन जब बात करते हैं इसकी, जैसे यहाँ आ जाएगा आपका आ, क्या आ जाएगा आ, आपका क्या आ जाएगा ई, क्या हो जाएगा आपका ओ, तो ये आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये दीर्घ स्वर हो जाएंगे। जैसे ए आए, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपके दीर्घ स्वर में आ जाएंगे। किस में आ जाते हैं दोस्तों, दीर्घ स्वर में आ जाते हैं। लेकिन जैसे बात करते हैं प्लुत स्वर की, तो प्लुत स्वर का मतलब होता है जैसे इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। इसमें कितनी मात्रा का समय लगता है दोस्तों, इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। इसमें केवल एक ही मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय इसमें लगता है। कितना लगता है, एक मात्रा का समय। लेकिन जैसे हम इसकी ओर रुख करते हैं प्लुत में, इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। किसमें, जैसे ओम, ये जो आपका ओम है ना, ओम ये वाला हमारा कौन सा वाला ओम दोस्तों, वो वाला ओम जो हम ओम नमः शिवाय, एक ओम को अगर सुबह आप टाइम बोले तो पूरी इंद्रियां आपकी काम करती हैं, ऐसा इसको बताते हैं। ठीक है, ये आप कह सकते हो, ये इसमें बहुत लंबा टाइम खिंचता। या जैसे आपने देखा इस तरीके से, यानी जब कैसे किसी कोई दूर खड़े व्यक्ति को बुला रहे हो, राम राम, इस तरीके से, तो क्या कर रहे हो आप, शब्दों को खींच रहे हो, उसको बहुत खींच रहे हो, उसके बीच की जो ध्वनि है बहुत लंबी खिंच गई है। तो वो लंबी ध्वनि का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये होते हैं आपके प्लुत स्वर। और इसमें 3 मात्राएं आती हैं। कितने मात्राएं आती हैं दोस्तों, 3 मात्रा का प्रयोग इसमें किया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक की जितनी भी कहानी मैंने आपको बताई है वो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें बेहतर तरीके से। इससे बेहतर तरीके से शायद ही कोई हिंदी आपको पढ़ाए, क्योंकि मैं एक एक बात बिल्कुल कॉन्सेप्ट तरीके से आपको समझा रहा हूँ। अब एक बात और महत्वपूर्ण है दोस्तों, एक बात और भी महत्वपूर्ण है जो आपको बताना जरूरी है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, फिर अगले उस पर चलते हैं। देखिए अब आप ये सोच रहे होगे सर आपने ये तो बता दिया, मैं किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, स्वर की बात कर रहा हूँ। कभी आपने ये सोचा कि यार ये पहले ए ही क्यों लिखा जाता, ए के बाद आ लिखा जाता, आ के बाद ई लिखा जाता, ई के बाद बड़ी ई लिखा जाता, यानी ये यही सीक्वेंस क्यों है, ये वाला सीक्वेंस, सॉरी ये मैं प्लस जमा लगाने जा रहा हूँ, यही सीक्वेंस क्यों लिखा जाता सर, इससे अलग भी तो सीक्वेंस हो सकता था, इसी को क्यों लिखा गया। अब मैं बताऊँगा आपको यही सीक्वेंस क्यों लिखा गया। शायद ही कोई यूट्यूबर्स इसके पीछे की कहानी आपको बता पाए, बहुत से मेहनती टीचर है बताते होंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ से क्लियर कर दूंगा। ये आपका ए हो गया, ये आपका आई हो गया, ये आपका औ हो गया, ये आपका औ हो गया, ये आपका अंग हो गया, और ये आपका विसर्ग वाला हो गया। चलिए इस दोस्तों जानते हैं कि ऐसा ही क्यों लिखा जाता, इनको ऐसा ही क्यों लिखा जाता। देखो ध्वनि कहाँ से निकलती है, पहले सबसे पहले ध्वनि कहाँ से निकलती है, ध्वनि निकलती है कंठ से। कहाँ से निकलती है दोस्तों, कंठ से। जब हम कोई बात बोलते हैं, जब कोई हम स्वर निकाल लें, ध्वनि निकाल लें, तो सबसे पहले कंठ से टकरा कर आएगी यहाँ से। तो जो वर्ण कंठ से बोले जाते हैं, जैसे ए, सबसे पहले कौन सा, ये ए, तो ये भैया कहाँ पर आ गया आपका, ये कंठ से बोला जाएगा। कहाँ से बोला जाएगा, कंठ से बोला जाएगा। अब जब ये कंठ से बोला जाएगा तो इसलिए भाई साहब आपका ए भी तो इसी से बना है, आपका ए भी तो इसी से बना है, आ भी तो इसी से बना है, तो ये भी आपका कंठ ही होगा। समझ में आ रही है बात, क्लियर बात आ रही है। चलिए दोस्तों अब इसको देख लीजिएगा। चलिए अब मैं देख लेता हूँ आगे की कहानी क्या है। अभी आपने देखा कि सर जो कंठ के बाद क्या ई कहाँ से बोला जाएगा, जल्दी बताएं, ई कहाँ से बोला जाएगा कंठ के बाद। चलो सर जल्दी बताइए कि ई कहाँ से बोला जाएगा। देखिए मैं बताऊंगा, ई उसके बाद कंठ के बाद क्या आता है दोस्तों, तालु। क्या आता है, तालु से। तो ये दोनों किससे बोले जाएंगे दोस्तों, तालु से बोले जाएंगे। किससे बोले जाएंगे, तालु से बोले जाएंगे। ठीक है, किससे बोले जाएंगे दोस्तों, तालु से बोले जाएंगे। लेकिन जब हम ऊ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं दोस्तों, ऊ की बात करते हैं, तो ऊ की बात करते हैं, ऊ हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे आपके ओष्ठीय। क्या होते हैं, ये आपका ओष्ठीय कहलाता। ठीक है दोस्तों, यानी सबसे पहले कंठ वाले वर्णों को बोला गया, उसके बाद तालु बाद में आता, तालु को बोला गया, तालु के बाद में होठ आते हैं, ओष्ठ आते हैं, ठीक है, उनको बोला गया। इसी प्रकार से आगे हमने क्रम निर्धारित किया। समझ में बात आ रही है, इसी प्रकार से हमने क्या करा, क्रम को निर्धारित किया है।
अब आपसे ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा स्वर कंठीय है, निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, निम्न में से कौन सा स्वर कंठोष्ठीय है। तो ये आपको समझने के लिए इसके पीछे का टेक्निकल रीजन समझना होगा। जो इसकी तकनीकी पूर्ण तरीका है उसको बहुत सावधानी समझना है। तकनीकी पूर्ण तरीका क्या है इसको समझ लीजिएगा। देखिए, अब मैं आपको वो सब बातें बताने जा रहा हूँ जो आप किसी बुक में आपको इस तरीके से कोई नहीं बताएगा जो आपको बता रहा हूँ। देखिए, हमने देखा सर ये तो ये जो हैं ये कंठ समाज के हैं, ये आपका तालु है, ये आपका ओष्ठीय ग्रुप में आते हैं। ये आपका कंठ, ये तालु, ये आपका ओष्ठीय ग्रुप। तो सर ये वाले किस में आते हैं इनको भी बता दीजिएगा। बिल्कुल बताऊंगा। देखिए, जब हम बात करते हैं ए की, किसकी बात करते हैं? ए की। तो ए का निर्माण कैसे हुआ दोस्तों? ए का निर्माण होता है ए प्लस ई। ए का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? ए प्लस ई। अब आपको पता लगा सर ए तो हमारा कौन से ग्रुप से आता है? ए आता है आपका कंठ से। कौन से आता है? कंठ से। ई आता है आपका तालु से। ई आता है आपका तालु से। किससे आता है दोस्तों? तालु से। तो इन दोनों से बनने वाला, आपने सुना होगा अगर किसी के पिताजी का ग्रुप ए हो और माताजी का ग्रुप बी हो तो उनसे पैदा होने वाले बच्चों का ग्रुप ए या तो ए होगा या बी होगा या ए बी, दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक वही नियम यहाँ भी लागू हो रहा है। अगर ये कंठ है तो ये कंठ, ये तालु है, तो इनसे दोनों से बनने वाला जो होगा तो ये यहाँ से देख लीजिएगा, इन दोनों से बनने वाला जो वर्ण होगा तो वो कौन सा होगा? वो होगा आपका कंठ तालव्य। ठीक है भैया, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य आपका वर्ण होगा। ठीक है, कंठ तालव्य होगा। ठीक है दोस्तों, अब आप बात करते हैं अगले वाले की। ठीक इसी प्रकार से ये हो गए आपके, ये कौन से हो गए? कंठ तालव्य होगा। तो ये कैसे हो गए आपके? कंठ तालव्य। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि ये सर इनका निर्माण कहाँ से हुआ? इन ओ या आव का निर्माण कहाँ से हुआ? सर इनको भी बता दीजिएगा। कोई बात नहीं, मैं इनको भी आपको बताऊंगा। देखिए, इनका निर्माण कैसे हुआ समझे भाई। जैसे मैंने आपको कहा ए, इनका निर्माण हुआ ए प्लस यानी ए जमा ऊ बराबर क्या होता है आपका? ओ बन जाता है। क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। अब आपने देखा इसी प्रकार से यहाँ ए प्लस बड़े ऊ बराबर क्या बन जाता है आपका? आव बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? आव बन जाता है। यानी ये आपका कंठ समाज से है। ये कौन सा है दोस्तों? ये आपका कंठ से हो गया। ये आपका कंठ ग्रुप से है और ये हो गया आपका ओष्ठीय ग्रुप से। कौन से हो गए दोस्तों? ये आपका ओष्ठीय हो जाता है। जब ये कंठ का हो गया, ये ओष्ठीय हो गया, इन दोनों से बनने वाला वर्ण आपका क्या होना चाहिए? कंठोष्ठीय। क्या होगा दोस्तों? ये आपका होगा कंठोष्ठीय। ये आपका क्या होगा दोस्तों? ये आपका कंठोष्ठीय होगा। दोस्तों क्लियर हो पाया है नहीं हो पाया? जल्दी से बताएं, ये आपका क्लियर हो पाया है नहीं हो पाया है? उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की जो भी कहानी है आपको अच्छे से समझ में आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बेहतर तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, मैं इसको आगे लेकर चलता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ इस कहानी को बहुत ही शानदार तरीके से। ये अब देखो, अभी तो बचे हुए हैं। देखो आपका हो गया सर री का, री और ये अंग, री और अंग। तो इसलिए क्या होता है दोस्तों? ये होता है अनुस्वर। ये क्या होता है? ये आपका अनुस्वर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ये आपका अनुस्वर कहलाता है। और ये आपका विसर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? विसर्ग कहलाता है। चलो वो हो गड़बड़ हो रही। चलिए, ये आपका क्या कहलाता है? विसर्ग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसी आधार पे आप ये कह सकते हैं, जब अब मैं आपको संधि कराऊंगा तो दोस्तों संधि का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला। इतने बेहतर तरीके से संधि करा दूंगा, लेकिन संधि से पहले आपको वर्ण को समझना होगा। कैसे समझना होगा? जैसे मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, आपने देखा स्वर दो प्रकार के हुए, एक मूल स्वर, एक आपका मतलब कौन से हुए? एक तो ये वाले, एक अनुस्वर होगा और आपका विसर्ग हो गया। यानी संधि भी हमारी तीन प्रकार की हो जाएंगी, एक स्वर संधि, एक विसर्ग संधि और तीसरी हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं व्यंजन के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों? व्यंजन के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर रुक करते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? तो सब क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये हमें समझना है। देखिए दोस्तों, व्यंजन होता क्या है ये मैंने क्लास के बिल्कुल स्थिति आरंभ में बता दिया था, आप उसको देख लीजिएगा। अब बात कर रहे हैं कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और इनको कैसे हमें पढ़ना है। हाँ, लेकिन चलो मैं ऐसे नहीं बना रहा। व्यंजन का
देखिए व्यंजन की जब हम बात करते हैं तो व्यंजन हमें देखने को मिलता है, एक होते हैं स्पर्शी व्यंजन। कौन से होते हैं दोस्तों? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन की बात हम करेंगे। किसकी बात करेंगे दोस्तों? स्पर्शी व्यंजन होंगे जिनकी संख्या कितनी होगी दोस्तों? ये 25 मानी जाती है। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? ये 25 होते हैं। ठीक, इसमें मैं जो बात करूँगा ये पहला आपकी बात होगी। दूसरा आपका होगा अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन आपको देखने को मिलेंगे। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? यह रह लव, यह रह ल व, यानी 4 इनकी संख्या मानी गई है। ठीक है, नंबर 3 की अगर बात करें तो यहाँ में व्यंजन के बारे में कौन सा पढ़ना पड़ेगा? देखिए हमें जो पढ़ना होता है ये आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ना होता है। किसके बारे में दोस्तों? जैसे संयुक्त सुर होते हैं ना, ऐसे ही संयुक्त व्यंजन आपको देखने को मिलेंगे। संयुक्त व्यंजन भी आपको देखने को मिलेंगे। संयुक्त व्यंजन क्या होंगे? ये भी 4 होंगे। इनकी संख्या कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है, चलिए अब नंबर 4 पे बात करें तो और कौन से हो सकते हैं? सर जी ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन की हम लोग बात करेंगे। इसमें हम लोग ऊष्म व्यंजन के साथ साथ, ठीक है, सघोष अघोष की बात करेंगे। सघोष और अघोष की हम लोग इसमें बात करेंगे। ठीक है, दोबारा सही से देख लीजिएगा, यानी सघोष और अघोष की हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला पड़ाव क्या होगा? सघोष और अघोष। यहाँ पर हम अल्प प्राण, यहाँ पर हम अल्प प्राण, कौन से प्राण दोस्तों? अल्प प्राण और महाप्राण नामक व्यंजन कौन से होते हैं, इनको भी लेकर हम चर्चा आप लोगों के साथ करेंगे। कुछ हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं उनका भी हम जिक्र इसमें करेंगे। ठीक है, इससे अलग अगर नंबर किसकी बात करूं मैं, नंबर 8 की। सर कह रहे हैं इतने सारे व्यंजन के प्रकार होते हैं। हाँ दोस्तों, इतने सारे व्यंजन के प्रकार होते हैं। एक होते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ आपको कुछ वर्ण ऐसे देखने को मिलेंगे जिनको आगत व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे? आगत, आगत व्यंजन जिनको पुकारा जाएगा, जिनको आगत वर्ण भी कह सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे ऊष्म संघर्षी व्यंजन आपको देखने को मिलेंगे। ऊष्म संघर्षी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ऊष्म संघर्षी जैसे वर्ण आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी इतने सारे मैं व्यंजनों की बात आप सभी के सामने करने वाला हूं। जो अगली वीडियो जो होगी मेरी वो इसी पर आधारित होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे किसको लेकर? व्यंजन को लेकर। किसको लेकर बात करेंगे दोस्तों? हम व्यंजन को लेकर बात करें। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो क्या, मैं इसी में आपको बता देता हूँ कि व्यंजन होते क्या। अगली छोड़िएगा, क्योंकि अगली पता नहीं कब तक मैं शायद आपके लिए वीडियो पता नहीं कब तक बना पाऊँ। चलिए बात करते हैं सबसे पहले स्पर्शी व्यंजन की। स्पर्शी व्यंजन की, स्पर्शी व्यंजन की जो हम बात करेंगे दोस्तों, तो स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं इन बात को समझने का प्रयास करें। या आपको कुछ ग्रुप बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? कुछ आपको ग्रुप बनाने पड़ेंगे। जैसे ये आपने याद करा होगा कचट तप। कचट तप आपने याद करा होगा, बहुत ही शानदार है। ठीक है, कचट तप। अब देखिए कचट तप में क वर्ग में कौन कौन से आएंगे ये आपको पहचानना है। देखिए क, ख, ग, घ। ठीक है, ये तो आपका हो जाएगा। एक चौथा आपका आएगा, एक आपका जो अण खाली इसको पुकारा जाता है, जो आपका अनुस्वर में आता है। ठीक है, अण खाली। ठीक है दोस्तों, अब आप आते थे च वर्ग में। च मतलब वही आपका जो बचपन से पढ़ते आए हैं, 6 चम्मच, 6 छाता, जय जग, झ जहाज, और आपका कौन सा हो जाएगा? ये वाला आया। आया इसको कर बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? इसको आया करके बोला जाता है। ये मैं वो स्पर्शी व्यंजन बता रहा हूँ जिनकी संख्या 25 होती है, और उनको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताऊंगा। इन्हीं के अंदर ही अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इन्हीं के अंदर ही सघोष होते हैं, इन्हीं के अंदर ही आपके अघोष वर्ण आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आगे की बात करता हूँ। कौन सा आपका? ट, ठ, ड, ढ, और आपका ये भी क्या होता है? अणे होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है? अणे होता है। आगे बात करेंगे तय वर्ग की, तो तय क्या होगा? तय, थ, द,
ध और न। सर जी न भी अनुस्वर में आ रहा है, बिल्कुल अनुस्वर में ही आएगा दोस्तों, अनुस्वर में आएगा। मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए कवर कर देता हूँ। ये वाला जो भाग है ये आपका, चलिए मैं आपको इसको कवर करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को कवर करना है। ये आपके वर्ग हैं। क्या है दोस्तों? ये आपके वर्ग हैं जिनके आधार पर हम आगे की कहानी को स्टार्ट कर रहे हैं। इन्हीं के आधार पर बताएंगे कि व्यंजन हमारे कितने प्रकार के होते हैं। चलिए पे आपने पढ़ा, पे पतंग, फे फल, बे बकरी के नाम से जो आपने पढ़ा होगा, भे भालू, ऐसा ही कुछ शायद आपने पढ़ा होगा, और मैं मच्छी या मैं मछली वगैरह आप लोग पढ़ते हैं। मुझे तो आज तक याद है, मुझे आज तक याद है, मैं जब बचपन में किसी स्कूल में पढ़ा करता था उसकी दीवारों पर लिखे हुए थे सारी चीज़, मुझे आज तक याद है। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छे से याद होंगे। तो देखो अब इनकी संख्या अगर हम काउंट करें 1 2 3 यानी 1 2 3 4 5, एक लाइन में कितने आ रहे हैं दोस्तों? 5 आ रहे हैं। तो 5 लाइन में कितने आएंगे? 25 आएंगे। यानी टोटल संख्या हमारी कितनी हो गई? टोटल संख्या की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? 25। यानी आपको मैं ये बता चुका हूँ कि स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं वो क्या होते हैं? 25 होते हैं। तो ये वाले कौन से होते हैं? यहाँ इनको समझने का प्रयास करें। जो ये वाला होता है, ये आपकी जो होती हैं, ये आपके होते हैं अनुस्वर। क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये आपके अनुस्वर कहलाते हैं, ये आपके अनुस्वर कहलाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन एक लुंठित वर्ण आपको देखने को मिलेगा, लुंठित। तो लुंठित का मतलब होता है जिसको बोलते समय जीभ एकदम से लुढ़क जाए, ठीक है, वापसी पलट में आए, तो वही बताऊंगा आपको। यहाँ से हम समझते हैं, एक बताए थे मैंने द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन देखिए ये वाला, एक तो ये वाला, इसको आप देखिएगा, ठीक है, और आप इसको देखिएगा। ये दोनों जो है वो द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन कैसे हैं? द्विगुण व्यंजन को समझ लीजिएगा, द्विगुण व्यंजन। अब भैया द्विगुण व्यंजन कैसे हैं? क्योंकि इनके अंदर दो गुण पाए जाते हैं। देखिए अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए तो ये बोला जाएगा डे, अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए तो बोला जाएगा डे। लेकिन इसको ऐसे ना लिख के अगर हम इसके नीचे ये लगा दें, ठीक है, तो ये अड़े बन जाएगा। क्या बन जाता होगा? तो अड़े बन जाएगा, अड़े खाली वाला, ठीक है। अब इसको ये देखो डे, ये आपका ढे ढक्कन है, लेकिन इसके नीचे अगर हम ये लगा दें तो इसका अर्थ बदल जाता है। यानी ये इस रूप में ये भी काम करते हैं और इस रूप में ये वाला भी काम करते हैं। इसके अंदर दो गुण पाए जाते हैं। कितने गुण पाए जाते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। इसलिए ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन के नाम से हम इसको पुकारते हैं। ठीक है भाई दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं अब आपके सामने आगे कहानी बयां करता हूँ कि क्या होते हैं आगे। ले लिया स्क्रीनशॉट भाई? ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? नहीं लिया? जल्दी से बताइए। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जो आगे की कहानी इसमें और कौन से। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन जैसे पे फे बे भे में, उसके बाद मैं मछली के बाद आप लोग क्या पढ़ते थे? ये यहूदी, ये रे ले वे। तो ये रे ले वे ये क्या है? आपके अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन है दोस्तों? ये आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको अच्छे से चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, सब कुछ आपको क्लियर हो रहा होगा। समझ में आ रही है ना बातें? सब कुछ क्लियर है। अब आप ये कहोगे सर और भी तो कुछ आपने बताए थे। हाँ बिल्कुल बताए थे, मैंने कुछ उष्म व्यंजन भी बताए थे, कुछ आपको अल्प प्राण और महाप्राण भी बताए थे। अल्प प्राण कौन से होते हैं, महाप्राण कौन से होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगा। चलिए दोस्तों, अल्प प्राण और महाप्राण की ओर, अल्प प्राण और महाप्राण की ओर रुख करते हैं, कौन से होते हैं। चलिए इसका एक और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा। चलिए मैं आगे चलूँ, थोड़ा सा पीछे चलूँ मैं, चलो इसको बैक कर लेता हूँ कुछ। ठीक है दोस्तों, आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं थोड़ा सा इसको रफ पूरा नहीं करना चाहता। द्विगुण व्यंजन आप लोगों ने समझ लिए हैं, तो आप लोग को मैं वो सब बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में मैं आपके सामने आया हूँ। देखिए दोस्तों, अब यहाँ से हमें क्या समझना है, वो क्या चीज़ समझनी है। ये आपके कुछ होते हैं अघोष वर्ण और कुछ होते हैं सघोष वर्ण। कुछ अघोष वर्ण होते हैं और कुछ होते हैं सघोष वर्ण। तो यहाँ यानी ये वाले और ये वाले, इसको आप 1 2 3 4 और आपका 5, 1 2 3 4 एंड 5 यानी कितने होते हैं? ये आपके
यहाँ से इसको नंबर आप डाल के कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कौन से होते हैं, जो पहला और दूसरा जिसके अंदर आ जाए, पहला और दूसरा जिसके अंदर आ जाए वो कौन से होंगे दोस्तों, वो होंगे आपके अघोष वर्ण होंगे। ठीक है, पहला प्लस दूसरा, ये दोनों कौन से होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। अघोष वर्ण आपके कहलाते हैं। कौन से वर्ण कहलाते हैं दोस्तों, अघोष वर्ण आपके कहलाएंगे। कौन से वर्ण कहलाएंगे, अघोष वर्ण। लेकिन जो ये होंगे बै भै भै, यानी कह सकते हैं कि अगर गे ये आपका गजड़ दब, ये आपका घजड़ दब, ऐसे आप यानी कोई भी गे ज डे द बै, ये आपका घे ज डे द भै, इस तीय में कोई सा भी आ जाएगा तो आपको कौन सा हो जाएगा, आपका सघोष। ठीक है, यानी आपका तीसरा और चौथा प्लस पांचवा, ये किस में आ जाएंगे दोस्तों, ये आ जाएंगे आपके सघोष वर्ण में। इसमें आ जाएंगे सघोष वर्ण की श्रेणी में ये आएंगे। इसमें आएंगे दोस्तों, सघोष वर्ण की श्रेणी में ये आएंगे। ठीक है भैया, क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा है। इसका भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चलता हूँ, आगे की कहानी बयां करता हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ से आगे बताऊंगा आपको कौन से अल्प प्राण होते हैं और कौन से महाप्राण होते हैं। चल भी जल्दी से फटाफट पीछे हटिएगा, क्योंकि मैं अभी बच्चों को वो सब देने वाला हूँ जो उत्साह किसी को देने के लिए आया हूँ। चलिए दोस्तों देखिएगा, अब कुछ अल्प प्राण होते हैं, कुछ महाप्राण होते हैं। अल्प प्राण जो होते हैं वो दूसरा और चौथा, यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण आपका क्या होगा, कौन सा वर्ण होगा भाई, प्रत्येक वर्ग का कौन सा दोस्तों, दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, जल्दी बताओ भाई क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा अल्प प्राण। अब आप ये कहोगे सर ये अल्प प्राण और महाप्राण का क्या मतलब झंझट क्या है, समझ में नहीं आ रहा है क्या ये दोस्तों। अल्प प्राण मतलब, प्राण का मतलब होती है वायु, प्राण का मतलब क्या होती है दोस्तों, तो प्राण का मतलब वायु होती है, और वायु से मतलब क्या लगाया, तो वायु जितनी तेजी से बाहर निकलेगी, जो ज़्यादा मात्रा में निकल रही है तो महा मतलब बड़ा, कम निकल रही है तो थोड़ा कम, यानी अल्प में आ जाता है आपका दूसरा और चौथा वर्ण आ जाएगा, और ये जो बाकी के वर्ण आ जाएंगे यानी पहला, तीसरा और पांचवा, यानी आपका पहला, तीसरा और पांचवा ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों, ये आ जाएंगे महाप्राण के अंतर्गत। ठीक है, किसके अंतर्गत आ जाएंगे, महाप्राण के अंतर्गत ये आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको यहां तक भी समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा क्या है। चलिए दोस्तों, आई होप आपको अच्छा लगा होगा यहां तक का। अब आगे रुक करते हैं कुछ ऐसे संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, जल्दी से समझ लीजिएगा, फिर मैं अपनी इस क्लास को ऑफ करने वाला हूं। संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा 6 क्षत्रिय, ठीक है, त्रिशूल, ज्ञानी वगैरह जो आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये किस वर्ड से मिलकर बने होते हैं ये आपको बताना है। ये आपका के प्लस से मिलकर बना होता है। ठीक है, ते प्लस रे से मिलकर इसको बना होता है, और ये आपका जे जमा जो आइयां वाली होती है तो उसको मिलकर इसको बना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, आपको अच्छे से लगा होगा, समझ में आ रहा होगा। एक और वर्ण होता है, हाँ एक और, चलो मैं बता देता हूँ, श्रेय क्या होता है, इसको भी आपको समझना जरूरी है कि श्रेय होता क्या है। ठीक है, श्रेय का मतलब होता है जो ये होते हैं से जमा रे, तो ये मिलकर बनते हैं। क्लियर है, ओके। चलो दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं रोकते हैं। बहुत अच्छा लगा होगा आपको यहाँ तक सीखकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।